Very good day to everyone. This is Ankita Arora from Study Made Easy. Starting with the next essay. इससे पहले ऐसे 700 हमने कर लिया है. लॉजिकली मैंने आपको तरीका बता दिया था कि कैसे ऐसे को समझा जाना चाहिए. इट इज नॉट लाइक अ मगअप प्रोसेस. कुछ मगअप नहीं होता है. ठीक है. ऑडिट इज बेसिकली अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट एंड जितना उसको प्रैक्टिकलिटी से आप समझोगे आपको उसको इंटरेस्टिंग बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा. ठीक है. तो लेट अस नाउ स्टार्ट विथ एसे 700. एसे 700 का नाम क्या है? तो एसे 701 आई वुड से एसे 701 का नाम क्या है? कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर्स. कम्युनिकेट करना है किस चीज को? तो कम्युनिकेशन के ऊपर है ये पूरा की पूरा एसे. किसके ऊपर है? कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर्स. आई वुड राइट KAM, दैट इज की ऑडिट मैटर. कहाँ पे लिखना है भाई ये की ऑडिट मैटर? इंडिपेंडेंट ऑडिटर जो है, इंडिपेंडेंट ऑडिटर की रिपोर्ट जो है, तो इंडिपेंडेंट ऑडिटर की रिपोर्ट में आपको लिखना है. नाउ यहाँ पे आई वुड से कि बहुत छोटा सा ये ऐसे है जिसमें आपको क्या डिसाइड करना है, आप कौन. दिस इज अ पर्सन हु इज द ऑडिटर. ये हमारे कौन है? ये ऑडिटर है. नाउ एज एन ऑडिटर दिस इज द पर्सन. इन्हें क्या करना होता है? डिसाइड करना होता है. किस चीज को डिसाइड करना होता है? कि कौन से की ऑडिट मैटर्स हैं जो वो क्या करेंगे. ये ऑडिट रिपोर्ट है, ये पूरी बड़ी सी हमारी क्या है? ये ऑडिट रिपोर्ट है. तो इस ऑडिट रिपोर्ट में ये चाहते हैं कि ऑडिट मैटर क्या होना चाहिए, यहाँ पे लिखे जाने चाहिए. अब सबसे पहले जब ये डिसाइड करेंगे कि ऑडिट मैटर इन्हें लिखना है, तो सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि की ऑडिट मैटर होता क्या है. तो ऑडिटर जो है, ऑडिटर डिसाइड करता है कि उसे क्या करना है, की ऑडिट मैटर लिखना है. तो ये की ऑडिट मैटर क्या होते हैं? ये की ऑडिट मैटर डिसाइड होते हैं किस बेसिस पे? ये रहा आपका कौन? ये है आपके TCWG. ये कौन है आपका? TCWG. ये है हमारे TCWG. इफ यू रिमेंबर एसे 260 जो था आपका, एसे 260 इज अबाउट कम्युनिकेशन टू द दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस. कम्युनिकेशन आपको किससे करना है? दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस से. तो एज एन व्हाट? एज एन ऑडिटर ये पर्सन क्या करता है? कम्युनिकेट करता है दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस से मैटर्स रिलेटेड टू द ऑडिट. तो बोलते हैं जब इसने, हमारे ऑडिटर ने कम्युनिकेट किया था TCWG को, और ये जो TCWG को कम्युनिकेट करते टाइम इन्हें लगा कि कुछ ऐसे सिग्निफिकेंट मैटर्स हैं. ऐसे क्या है? सिग्निफिकेंट मैटर हैं जो किससे रिलेट करते हैं? सिग्निफिकेंट मैटर ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करते वक्त इन्हें लगता है कुछ ऐसे सिग्निफिकेंट मैटर्स हैं जो हमने TCWG को क्या किए थे? कम्युनिकेट किए थे. हमें लगता है वही मैटर्स कहाँ आने चाहिए? इस की ऑडिट मैटर में ये मैटर्स भी इंक्लूड होने चाहिए. तो ये प्योरली क्या है? जजमेंटल ऐसे है. ये पूरा ऐसे क्या है? जजमेंट बेस्ड है. जजमेंट कौन करेगा? तो यहाँ पे जजमेंट पूरी तरह से रहेगा हमारे ऑडिटर का. ऑडिटर जज करेगा कि जो भी मैटर्स उन्होंने TCWG को कम्युनिकेट किए थे उन मैटर्स में कौन से ऐसे सिग्निफिकेंट मैटर्स हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट को रिलेट करते हैं, जो की ऑडिट मैटर पैराग्राफ में इनकॉर्पोरेट होने ही चाहिए. अब तो सबसे पहला अगर मैं पॉइंट बोलूं तो हमारे लिए फर्स्ट पॉइंट आता है ऑडिटर्स जजमेंट. मैं सिर्फ कीवर्ड लिख रही हूं, ऑडिटर का जजमेंट. ऑडिटर जजमेंट करेगा कि जो भी TCWG को कम्युनिकेशन हुआ था उसमें सिग्निफिकेंट मैटर कौन से हैं, उसमें सिग्निफिकेंट मैटर कौन से हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट से रिलेटेड, जो KAM दैट इज योर की ऑडिट मैटर में आने चाहिए. देखो 3 वर्ड्स ऐसे का पूरा सार इसमें है. अब बोलते हैं कि ये जो आपने क्या किया है, ये जो आपने बोल रहे हो ना कि
की ऑडिट मैटर्स में ये मैटर आने चाहिए। तो बोलते हैं जितने भी मैटर्स आप यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करेंगे, ये जितने भी क्या करेंगे मैटर्स आप यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करेंगे, उसमें एक चीज याद रखिएगा कि ये मैटर करंट पीरियड को बिलोंग करने चाहिए। द मैटर शुड बिलोंग टू करंट पीरियड, ये एक और इसका क्या है कीवर्ड। तो जब ऑडिटर कम्युनिकेट करता है टीसीडब्ल्यूजी को, तो उस वक्त बोलते हैं कि ऑडिटर डिसाइड करेगा, ऑडिटर का जजमेंट है कि सिग्निफिकेंट मैटर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड कौन से हैं, ये सिग्निफिकेंट मैटर्स की ऑडिट मैटर में आने चाहिए और ये करंट पीरियड को बिलोंग करेंगे। ठीक है, अब मैम होता क्या है, हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि मैम कई बार क्या होता है कि हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 2019, 2020 दैट मीन्स कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी तो होते हैं। तो ऑडिटर के सामने कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, वो ऑडिट कर रहा है 2020 का, उसके सामने कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, तो व्हाट, और उसे दिख रहा है यहाँ पे क्या है, कोई मैटर ऐसा है जो सही नहीं है, तो क्या ऑडिटर प्रायर पीरियड आइटम को लिखेगा? आई एम नॉट सेइंग प्रायर पीरियड आइटम, अभी मैं सिर्फ ये बोल रही हूँ कि ऑडिटर के सामने अगर कंपैरेटिव स्टेटमेंट है तो क्या कंपैरेटिव के लिए उसकी ये जिम्मेदारी बनती, रिस्पॉन्सिबिलिटी की वो कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स के भी की ऑडिट मैटर्स इंक्लूड करेगा? द आंसर इज नो, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ऑडिटर सिर्फ करंट पीरियड में जो की ऑडिट मैटर्स है उसे इंक्लूड करेगा, भले ही उसके सामने कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों ना हो। अब सेकंड मैम, कुछ प्रायर पीरियड आइटम है, अब आते हैं हम मैम, कुछ प्रायर पीरियड आइटम है, और प्रायर पीरियड जो आइटम है, जो ऑडिटर को समझ में आए कि ये प्रायर पीरियड आइटम है, तो क्या ऑडिटर, क्योंकि ये प्रायर पीरियड आइटम अभी भी क्या है, कंटिन्यू कर रहे हैं, स्टिल ये प्रायर पीरियड आइटम अभी भी क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं, और करंट पीरियड में भी है। करंट पीरियड के रिस्पेक्ट में तो जैसा आपने बोला ऑडिटर लिखेगा, बट मैम अगर कोई प्रायर पीरियड आइटम है तो क्या ऑडिटर इन प्रायर पीरियड आइटम को भी की ऑडिट मैटर में लिखेगा? तो अगेन यहाँ का आंसर ये है कि ऑडिटर का जजमेंट होगा। इफ ऑडिटर फाइंड्स कि प्रायर पीरियड आइटम का जो मैटर है रिलेटेड टू द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ प्रायर पीरियड, उसका कंटिन्यूएशन जरूरी है, क्योंकि वो पिछली बार भी केएमपी में आ चुका है, अभी भी ऐसा लग रहा है वो कंटिन्यू करना जरूरी है, तो ऑडिटर का जजमेंट है, तो यहाँ पे ऑडिटर डिसाइड करेगा वेदर टू कंटिन्यू और नॉट। तो यहाँ पे होगा किसका, ऑडिटर का जजमेंट। फिर से चलो, तो ये हो गया सबसे पहले बेस, हमने थोड़ा सा आराम से रखा। 701 कहता है हमारा ऑडिटर जजमेंट लेगा, किस चीज का जजमेंट लेगा, कि जो भी चीजें उसने टीसीडब्ल्यूजी से कम्युनिकेट की थी उसमें कौन से ऐसे सिग्निफिकेंट मैटर्स है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट को रिलेट करते हुए जो की मैटर, जो क्या है की ऑडिट मैटर्स में आने चाहिए। ये सिर्फ करंट पीरियड के होना चाहिए, तो हेयर आई वुड लाइक राइट अगेन कि करंट पीरियड से रिलेटेड ही होंगी चीजें, ये क्या होंगे, करंट पीरियड से रिलेटेड होना चाहिए। इवन इफ ही इज हैविंग कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगर उसके सामने कंपैरेटिव भी है स्टिल वो कंसिडर नहीं करेगा, और प्रायर पीरियड आइटम का कुछ कंटिन्यूएशन है तो वो ऑडिटर अपने जजमेंट से चेक करेंगे कि भाई उन्हें कंटिन्यू करना भी है या नहीं करना है। इसके बाद आता है कि सपोज मैम की ऑडिट मैटर, मतलब टीसीडब्ल्यूजी से जो चीजें कम्युनिकेट हुई सिग्निफिकेंट मैटर्स, तो मैम की ऑडिट मैटर में आ ही चुके हैं ऑलरेडी। की ऑडिट मैटर पैराग्राफ में जब इतने सिग्निफिकेंट चीजें आ गई है, तो क्या अब ऑडिटर मॉडिफाई करने की अगर जरूरत लगती है कि ओपिनियन मॉडिफाइड है, उसका ओपिनियन क्या है, मॉडिफाइड है, तो अब कुछ जरूरत नहीं है क्या मॉडिफाई करने की, क्योंकि ऑलरेडी तो लिख ही दिया ना की ऑडिट मैटर में। तो यहाँ बोलते हैं सुनो, इवन दो की ऑडिट मैटर पैराग्राफ हैव बीन इंक्लूडेड, इवन दो की ऑडिट मैटर पैराग्राफ हैव बीन इंक्लूडेड, पर सबसे पहली बात सुनो, की ऑडिट मैटर पैराग्राफ सिर्फ लिस्टेड एंटिटी के लिए एप्लीकेबल होता है,
और जरूरी नहीं है कि हर बार लिस्टेड एंटिटी में आप लिखोगे ही इस की ऑडिट मैटर पैराग्राफ को। ये जजमेंटल ऐसे है, इसका मतलब लिस्टेड प्लस सर्कमस्टेंसेस अगर ऐसे हैं कि ऑडिटर फाइंड्स कि हमें की ऑडिट मैटर पैराग्राफ इंक्लूड करना है, तभी ऑडिटर विल इंक्लूड दिस की ऑडिट मैटर पैराग्राफ। फिर ये हमारा SS 701 लगेगा अगर लॉ एंड रेगुलेशन कहता है तो। अगर लॉ एंड रेगुलेशन कहता है तब जाके क्या होगा, अप्लाई होगा क्या आपका 701, अदरवाइज ये एप्लीकेबल नहीं है। फिर बोलते हैं कि इवन दो आपकी लिस्टेड एंटिटी है, इवन दो क्या है आपकी लिस्टेड एंटिटी है और आपको लगता भी है सर्कमस्टेंसेस है, लेकिन अगर रिपोर्ट में आप डिस्क्लेमर दे रहे हो, अगर आप क्या कर रहे हो रिपोर्ट में डिस्क्लेमर दे रहे हो, तो इन केस ऑफ डिस्क्लेमर इन द रिपोर्ट आपको आगे 705 कहेगा कि यहाँ पे की ऑडिट मैटर पैराग्राफ नहीं आ सकता, क्योंकि ऑलरेडी तो डिस्क्लेमर दे रहे हो। डिस्क्लेमर का मतलब क्या होता है, अभी आप समझो, डिस्क्लेमर मतलब आपको एविडेंसेस ही नहीं मिले कि आप कोई ओपिनियन बना पाओ। तो जब आप ओपिनियन नहीं बना पा रहे तो आप की ऑडिट मैटर पैराग्राफ इंक्लूड कैसे कर सकते हो। तो जब आप डिस्क्लेमर दे रहे हो कि भाई हमको क्या है ऑडिट एविडेंसेस नहीं मिल रहे हैं, जब आपके पास ऑडिट एविडेंसेस नहीं है आप डिस्क्लेमर इसीलिए तो देते हो, और जब आप डिस्क्लेमर दे रहे हो तो कैसे फिर की ऑडिट मैटर पैराग्राफ आप इंक्लूड करोगे, व्हेन यू आर नॉट हैविंग सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। तो सबसे पहली चीज हमने कहा कि भाई ये होता क्या है, हमने ये समझा कि की ऑडिट मैटर्स वगैरह क्या है, कहाँ पे एप्लीकेबल होता है हमने ये समझा। फिर बोलते हैं कि ऑडिट मैटर पैराग्राफ का होना डज नॉट सब्सटीट्यूट, ये सब्सटीट्यूट नहीं करता। किस चीज को सब्सटीट्यूट नहीं करता, आप चाहते हैं मॉडिफाई करना, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द डिस्क्लेमर, ओके, मॉडिफाई करना है ओपिनियन को, आप ओपिनियंस को मॉडिफाई करिए, फिर भी आप की ऑडिट मैटर पैराग्राफ भी लिखेंगे, मॉडिफिकेशन भी देंगे। आपको ऐसे 560 के अकॉर्डिंग आपको गोइंग कंसर्न पे थोड़ा सा शक हो रहा है, तो अगर गोइंग कंसर्न अफेक्ट हो रहा है तो भी आपको भले ही केएम आपका की ऑडिट मैटर है पैराग्राफ है, स्टिल आपको 570 के अकॉर्डिंग क्या करना है, रिपोर्टिंग करनी होगी। यहां पे बोलते हैं कि अगर कोई डिस्क्लोजर्स चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के क्या है डिस्क्लोजर्स हैं, तो वो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। जस्ट बिकॉज आपने की ऑडिट मैटर सिग्निफिकेंट हाईलाइट कर दिए, बता दिए एक पैराग्राफ में, डजंट मीन कि मॉडिफाइड ओपिनियन की छुट्टी हो गई, डजंट मीन गोइंग कंसर्न की छुट्टी हो गई, डजंट मीन कि डिस्क्लोजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क आप नहीं करेंगे। तो ये सब्स्टिट्यूट नहीं है। और एक और चीज ये भी मत मान लेना कि ये सेपरेट ओपिनियन दे रहे हैं हम किसी इंडिविजुअल मैटर पे, तो यहाँ पे ये भी नहीं मानना है आपको कि दिस इज अ सेपरेट ओपिनियन, दिस इज व्हाट अ सेपरेट ओपिनियन ऑन इंडिविजुअल मैटर। ये सेपरेट ओपिनियन नहीं है कि हम अलग अलग जगह इंडिविजुअल मैटर दे रहे हैं, बट हाँ हम हाईलाइट करना चाहते हैं कुछ चीजों को। तो अगर हम ये नहीं बोल रहे कि कोई एक सेपरेट ओपिनियन है, इट इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर एन इंडिविजुअल ओपिनियन, ओके, ये कोई इंडिविजुअल ओपिनियन नहीं जा रहा है, कोई चीज सिग्निफिकेंट लगता है कि बताना है तो हमने इसे बता दिया। तो फिर से देखो, मैं थोड़ा सा स्लो जाती हूँ कि दिमाग में एक बार लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाए। तो यहाँ पे इसलिए क्या होता है, सिग्निफिकेंट आप ऑडिटर कैसे डिसाइड करता है कि की ऑडिट मैटर्स क्या है, तो की ऑडिट मैटर्स जो टीसीडब्ल्यूजी को कम्युनिकेट किए जाते हैं करंट पीरियड के लिए वो होते हैं, और ये अप्लाई होता है लिस्टेड एंटिटी को, और उनमें भी सर्कमस्टेंस देखा जाता है या फिर लॉ एंड रेगुलेशन बोलता है तो। लेकिन अगर आप डिस्क्लेमर दे रहे हैं, इसका मतलब आपको सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिला है, तो आप बोल ही नहीं दे सकते आप की ऑडिट मैटर पैराग्राफ। की ऑडिट मैटर पैराग्राफ देने का मतलब ये नहीं है कि आप मॉडिफाई नहीं करेंगे रिपोर्ट, अलग से ओपिनियन नहीं देंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि गोइंग कंसर्न के अकॉर्डिंग रिपोर्टिंग नहीं करेंगे और ये सेपरेट इंडिविजुअली कोई ओपिनियन दिया है ऐसा नहीं माना जाना चाहिए। और साथ ही साथ एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग तो रिपोर्टिंग चलेगी।
अब जैसा बोला है कि ऑडिटर का जजमेंट है, ऑडिटर का जजमेंट है वो देख ले भैया कि की ऑडिट मैटर पैराग्राफ जो है, ऑडिटर का जजमेंट है वो क्या देख ले कि की ऑडिट मैटर पैराग्राफ में क्या क्या चीजें आनी चाहिए। तो ऑडिटर क्या देखेगा, ऑडिटर ऐसे 315 के अकॉर्डिंग देखो कि रिस्क, सिग्निफिकेंट रिस्क कहाँ है। ऑडिटर तुम ये सोच के ही करोगे ना, देखो मैनेजमेंट के ऊपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेकिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसके ऊपर है, मैनेजमेंट। तो ऑडिटर को लगता है कि भाई मैनेजमेंट का जहां सिग्निफिकेंट जजमेंट है, सिग्निफिकेंट जजमेंट किस चीज का, मैनेजमेंट का जहां पे सिग्निफिकेंट क्या है, जजमेंट है, मतलब मैनेजमेंट अपने हिसाब से पूरा एस्टिमेशन जजमेंट करती है, लोगों को पता तो चले, मैनेजमेंट अपने फायदे के लिए कुछ ना कर ले। ऐसे 315 के अकॉर्डिंग देखो हाई रिस्क की एरियाज कौन से हैं, सिग्निफिकेंट रिस्क क्या है। फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो मैनेजमेंट का सिग्निफिकेंट जजमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहाँ आता है, उस चीज को देखो। देन इफेक्ट ऑफ सिग्निफिकेंट इवेंट, कौन से ऐसे सिग्निफिकेंट इवेंट है, कौन से ऐसे सिग्निफिकेंट इवेंट है, कौन से ऐसे सिग्निफिकेंट इवेंट है या फिर ट्रांजैक्शंस हैं जो हुए हैं करंट ईयर में और उनका इफेक्ट क्या है, ये सारी चीजें कंसीडर करो ना ऑडिटर जजमेंट लेते वक्त। अरे सिंपल सा तो ऐसे है, तुमको लगता है कोई चीज बताई जानी चाहिए लोगों को, तुम यही तो सोचोगे कहाँ रिस्क ज्यादा है, कहाँ किसी ट्रांजैक्शन का इफेक्ट ज्यादा है, कहाँ मैनेजमेंट का ही दिमाग चलता है, वही चीजों को, करंट पीरियड की चीजों को उठा के तुम की ऑडिट मैटर पैराग्राफ में दिखाओगे। इसका मतलब ये नहीं है कि मॉडिफाइड ओपिनियन नहीं दोगे, इसका मतलब ये नहीं कि गोइंग कंसर्न, इसका मतलब ये नहीं है कि एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क नहीं होगा। ये सिर्फ लिस्टेड एंटिटी को लगता है इन द सर्कमस्टेंसेस और लॉ रेगुलेशन बोलता है तो ये क्या होता है, एप्लीकेबल होता है। लॉजिकल है, आई होप समझ में आया। अब इसके बाद बोलते हैं कि जब आप ये की ऑडिट मैटर लिख रहे हो ना तो थोड़ा लैंग्वेज पे ध्यान दो। लैंग्वेज ऐसी लिखो कि सामने वाला पढ़ने वाला ये बोल रहा है फिर से किसको, ऑडिटर को। अब हमारे जो ऑडिटर हैं ये रहे हमारे ऑडिटर, ये बोलते हैं क्या हमारे ऑडिटर को, क्या बोल रहे हैं हमारे ऑडिटर को कि भाई ऑडिटर सुनो, जब तुम क्या दे रहे हो ना, अपना ओपिनियन दे रहे हो, आप की ऑडिट मैटर लिख रहे हो, तो सबसे पहले ध्यान रखो किस बात के लिए, सिग्निफिकेंट चीजें आनी चाहिए डन, लेकिन लोगों को ऐसा नहीं लगना चाहिए, पढ़ने वाले को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि तुम क्या दे रहे हो यहाँ पे, सेपरेट ओपिनियन दे रहे हो। तो लैंग्वेज ऐसी यूज करो जिससे ये समझ में आ जाए कि ये कोई सेपरेट ओपिनियन नहीं है, ये हाँ सिग्निफिकेंट मैटर है लेकिन ये सेपरेट ओपिनियन नहीं है। एंड मैटर को, मैटर वेयर एड्रेस्ड एज अ होल, जो भी मैटर आया था उसे एड्रेस करा जा चुका है, ऐसा नहीं है कि ऑडिटर ने उसे अनरिजॉल्व छोड़ा है, कोई इंपॉर्टेंट चीज थी आपको बतानी थी, सेपरेट ओपिनियन नहीं है, एड्रेस किया है एज अ होल मैटर को, जो भी मैटर था ना तो एड्रेस एज अ होल उस मैटर को किया गया है। देन यहाँ पे ऑडिटर को क्या करना है, ऑडिटर ये भी डिसाइड कर सकता है कि कब उससे की ऑडिट मैटर कम्युनिकेट ही नहीं करने। ऑडिटर को रेयर सर्कमस्टेंस में, बहुत कम ऐसा होगा कि ऑडिटर को लगता है कि ये वाली चीज अगर हमने पब्लिक में बता दी तो पब्लिक के लिए और गलत हो जाएगी, इट विल नॉट बी इन द बेनिफिट ऑफ पब्लिक। इसको मैं अगर ऐसा लिखूं कि हमारा जो ऑडिटर है उसको ऐसा लगता है कि ये मैटर अगर डिस्क्लोज हुआ तो इसका एडवर्स इफेक्ट इज मोर देन बेनिफिट टू द पब्लिक, पब्लिक को बेनिफिट हो, बेनिफिट टू द पब्लिक, पब्लिक के बेनिफिट से ज्यादा तो इसके एडवर्स इफेक्ट आएंगे, तो इस केस में हमारा जो ऑडिटर है वो इस मैटर को नहीं लिखेगा। लेकिन अगर ऑलरेडी जो कंपनी है, कंपनी ऑलरेडी अगर ऐसी चीज को डिस्क्लोज कर चुकी है, ऑलरेडी क्या कर चुकी है, ऐसी चीज को डिस्क्लोज कर चुकी है टू पब्लिक, तब फिर हमारा ऑडिटर अपना ये वाला दिमाग नहीं चला सकता है। तो
ऑडिटर को लैंग्वेज जब लिखनी है तो भाई ऐसी लैंग्वेज लिखो ऑडिटर कि लोगों को समझ में आए कि ये कोई सेपरेट ओपिनियन नहीं है, एज अ होल मैटर को एड्रेस कर चुके हैं। कभी ऑडिटर को लगता है इस रेयर सर्कमस्टेंस में कि एडवर्स इफेक्ट कुछ ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू द बेनिफिट, तो उस केस में वो रिपोर्ट नहीं करेगा। लेकिन कंपनी ऑलरेडी ऐसे मैटर को डिस्क्लोज कर चुकी है तो फिर ऑडिटर अपना दिमाग ना चलाए, उन्हें क्या करना होगा, फिर वो मैटर को लिख देना चाहिए। या फिर एक और केस जहां पे ऑडिटर नहीं लिखेगा, जहां खुद लॉ एंड रेगुलेशन ने प्रोहिबिट किया है कि ये बात किस तक नहीं जानी चाहिए, पब्लिक तक नहीं जानी चाहिए, तो जहां पे आपके लॉ एंड रेगुलेशन प्रोहिबिट कर रहे हैं ऑडिटर को कि दिस मैटर टू शुड नॉट बी डिस्क्लोज टू द पब्लिक, तो वो मैटर पब्लिक को डिस्क्लोज नहीं होगा। देन इसके बाद लॉजिकल फ्लो में हमने देखा कि ये मैटर कौन से होते हैं, करंट ईयर के होते हैं। कब डिस्क्लोज कौन सी कंपनी में डिस्क्लोज करना है, ठीक है, कब डिस्क्लोज नहीं करना है वो भी देखा। फिर डिस्क्लोजर करते वक्त लैंग्वेज क्या होनी चाहिए कि लगे कि सब मैटर को हमने रिजॉल्व किया है, सेपरेट ओपिनियन नहीं है, ठीक है। कब डिस्क्लोज नहीं करना, या तो डिस्क्लेमर दे रहे हो तब इसकी जरूरत नहीं है, जब लॉ रेगुलेशन वाली बात है या रेयर सर्कमस्टेंस में हमारे ऑडिटर को खुद से ही लगता है कि भैया रहने देते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद अब इम्पोर्टेंट है ये चीज, पूरा ध्यान यहाँ पे लगाना जो मैं अब बोल रही हूँ। आपने एज एन ऑडिटर देखा और आपको लगा कि ये जो मैटर है ये ऐसा मैटर है जिसके कारण आप मॉडिफाइड ओपिनियन दे रहे हो, दिस इज द मैटर बिकॉज ऑफ विच मॉडिफाइड ओपिनियन इज बीइंग गिवन, ये वो मैटर है जिसके कारण आप मॉडिफाइड ओपिनियन दे रहे हो, या फिर ये वो मैटर है जिसके कारण आपको अनसर्टेनिटी लगती है, मतलब गोइंग कंसर्न पे अनसर्टेनिटी लगती है, इसके अलावा कोई और मैटर ही नहीं है। ये जो है बोलते हैं ना, सिर्फ यही एक लौते तो नहीं, दो लौते बोल देते, यही दो क्या है, मॉडिफाइड ओपिनियन मैटर ऐसा है कि इसी के कारण मॉडिफाइड ओपिनियन जा रहा है या अनसर्टेनिटी का एहसास हो रहा है। तो यहाँ पे बोलते भाई हमारा ऐसे बोलता है मॉडिफाइड ओपिनियन के लिए अलग से तुमको ऐसे दिया है, इसके लिए तुम्हारा ऐसे अलग से, तो जनरल रूल पे स्पेसिफिक रूल जाएगा ना, तब अब तुम इसे 701 के अकॉर्डिंग मत दिखाओ, नो, तुम स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग इसको दो। अगर यही मैटर है तो सिर्फ यही दो मैटर हैं, ये मैटर के कारण मॉडिफिकेशन है, ये मैटर से ही अनसर्टेनिटी आई है, तो बोलता है कि तो जनरल है ना, ऐसे 701 इज अ जनरल ऐसे, इसको ओवरराइड करेगा तुम्हारा स्पेसिफिक ऐसे, तो बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग के अकॉर्डिंग तुमको क्या करना होगा, इसे बताना पड़ेगा। डोंट शो लाइक दिस, इसको आप की ऑडिट मैटर में मत लेके आओ। लेकिन मैम इसके अलावा भी और मैटर है, तो इसके अलावा अगर दूसरे मैटर है तो उसको ले लो की ऑडिट मैटर में, और इनको तो अभी भी स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग तुमको शो करना पड़ेगा। हाँ, तुम ज्यादा चाहो तो ये कर सकते हो, जब यही दो मैटर है ना, मॉडिफिकेशन वाला और तुम्हारा गोइंग कंसर्न वाला, यही दो मैटर है ना, तो एक काम करो कि ऑडिट मैटर पैराग्राफ के अंदर रेफरेंस लिखो कि रेफर, क्या लिखो, रेफर टू व्हाट, रेफर टू बेसिस ऑफ क्वालिफाइड एडवर्स ओपिनियन। अगर तुमने 700 का मेरा वीडियो देखा होगा तो वहां ये बेसिस तुम्हें समझ में आएगा कहाँ है, ऑडिटर रिपोर्ट में बेसिस लिखना पड़ता है कि किस बेसिस पे आप ओपिनियन दे रहे हो, बेसिस ऑफ मॉडिफाइड ओपिनियन मतलब एडवर्स ओपिनियन, बेसिस ऑफ डिस्क्लेमर, बेसिस ऑफ योर अनमॉडिफाइड ओपिनियन क्या है, तो वहां पे तुम्हारा ये जो एडवर्स ओपिनियन जा रहा है इसका बेसिस क्या है, तो सिर्फ केएमपी में लिखो ये कि रेफर करो उस मैटर, ये वाले बेसिस ऑफ क्वालिफाइड ओपिनियन वाले पैराग्राफ को आप रेफर करो, ये चीज बस आप लिख सकते हो। अगर यही दो मैटर है तो इतना कर सकते हो, दूसरे मैटर है तो वो दूसरे मैटर लिखो, लेकिन इसे आपको तो 705 एज वेल एज 570 के अकॉर्डिंग ही लिखना पड़ेगा। सो दिस कंप्लीट्स योर, नो स्टिल एक चीज और है अभी इसमें, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। फिर इसके बाद बोलते हैं कि जब तुम ऑडिटर डिसाइड कर लो ना, क्या डिसाइड कर लो कि ये मैटर है, मुझे ये की ऑडिट मैटर में लिखना है, तो जो मैटर तुमने डिसाइड किए हैं वो टीसीडब्ल्यूजी को बता दो कि हम ये रिपोर्ट करने वाले हैं, और अगर कोई भी मैटर नहीं है तो भी टीसीडब्ल्यूजी को बताओ कि कोई मैटर नहीं है बुक करने के लिए। देन डॉक्यूमेंटेशन किस चीज का करना होगा, तो डॉक्यूमेंटेशन भाई हमारे ऑडिटर को करना होगा कौन से मैटर वो डिस्क्लोज करने वाला है,
कौन से ऐसे मैटर्स हैं जो उसने सोचा है मुझे डिस्क्लोज नहीं करने, याद है इफेक्ट ज्यादा होगा बेनिफिट से, तो कौन से मैटर है जो डिस्क्लोज करेगा, कौन से मैटर डिस्क्लोज नहीं करने वाला है, और कौन कौन से रैशनली उसने यूज किए हैं ये डिटरमाइन करने के लिए कि यही कि तुम्हारा क्या है सिग्निफिकेंट मैटर है जो कि ऑडिट मैटर पैराग्राफ में आना चाहिए। तो बोलता है कि डॉक्यूमेंटेशन करो, मैटर कौन से हैं जो तुम लिखने वाले हो और उसको उन मैटर्स को डिसाइड करने के लिए तुमने क्या रैशनली लगाए हैं। देन की ऑडिट मैटर नहीं है ये कैसे डिसाइड किया उसको भी लिखो, और अगर सिर्फ 570 या 705 है तो उसके रिस्पेक्ट में भी पूरा डॉक्यूमेंटेशन करो। ठीक है, तो ये चीजें क्या लिख रहे हो क्या नहीं लिख रहे हो उसका रैशनल क्या है, और अगर यही तुम्हारे क्या है 570 या 705 का ही रीजन है तो भी उसको डॉक्यूमेंट करना होगा। सो नाउ आई कैन से इन डिटेल हमारा 701 दैट इज की ऑडिट मैटर खत्म होता है। सो दिस इज 701। 2 से 5 मिनट का ब्रेक लो, उसके बाद इसी वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा नेक्स्ट 705। बहुत इजी, बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज मॉडिफिकेशन टू द ओपिनियन इन इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। चलो, तो आफ्टर द ब्रेक लेट अस स्टार्ट विथ न्यू ऐसे दैट इज 705। बड़ा अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट, और 700 की सीरीज तो एज यू नो ऑलरेडी इंपॉर्टेंट है एज एन ऑडिटर ऑल्सो। पता तो चले भैया कि कौन से मैटर कहाँ पे लिखने होते हैं, कैसे ओपिनियन बनाना होता है, तो दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं 705। 705 क्या बोलता है? 705 is about modification to the opinion. It is about what? Modification to the opinion in independent auditors report. अरे हर जगह इंडिपेंडेंट ऑडिटर क्यों लिखा है भाई? क्योंकि कितना इंपॉर्टेंट है इंडिपेंडेंट होना। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट ऑडिटर की रिपोर्ट में मॉडिफिकेशन कैसे आता है? मॉडिफिकेशन टू ओपिनियन। ठीक है, अब मॉडिफिकेशन टू द ओपिनियन में हमको क्या करना है? देखो बहुत ध्यान से समझना, जल्दबाजी का काम किसका होता है? शैतान का, और हम वो नहीं है। ठीक है, समझो मेरी बात ध्यान से। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है। मॉडिफिकेशन बोलता है कि आपको गड़बड़ लग रही है भाई, रिपोर्ट में सही चीजें नहीं है, हमने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह चेक किए हमें सही नहीं लग रहा है। तो अब मॉडिफिकेशन क्या होता है? मॉडिफिकेशन होता है सबसे पहले क्वालिफाइड, ओके, एक होता है एडवर्स, एक होता है आपका डिस्क्लेमर। तो मॉडिफिकेशन एडवर्स होता है, मॉडिफिकेशन क्वालिफाइड होता है, मॉडिफिकेशन आपका डिस्क्लेमर भी हो सकता है। ये 3 सबसे पहले दिमाग में अच्छे से भरो कि मॉडिफिकेशन का मतलब क्वालिफाइड ओपिनियन, एडवर्स ओपिनियन, डिस्क्लेमर। क्वालिफाइड ओपिनियन, एडवर्स ओपिनियन, डिस्क्लेमर। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। आप एज एन ऑडिटर, ये रहे आप, ये कौन है? हम, ब्लू कॉलर दैट इज ऑडिटर। हम कहाँ गए? हम गए क्या करने के लिए? हम ऑडिट करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, ये टाई वाई पहन के हम कहाँ जा रहे हैं? ऑडिट करने के लिए जा रहे हैं। ऑडिट करने जब आप निकलेंगे, तो ऑडिट करते वक्त जब आप जाएंगे, आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट कर रहे हैं, और ऑडिट करते वक्त 2 बातें होंगी। क्या 2 बातें होंगी मैम? ऑडिट करते वक्त ये हो सकता है, या तो आपको सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिलेंगे ही नहीं, या फिर आपको जो सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस है, मैं अगर ऐसा लिखूं सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिलेंगे, तो समझ में आता है कि मिलेंगे ही नहीं। पर जो ऑडिट एविडेंस आपको मिले वो सफिशिएंट नहीं है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि या तो मुझे सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिले ही नहीं, या तो मुझे जो ऑडिट एविडेंस मिले वो सफिशिएंट नहीं है। तो मैं ये वर्ड नहीं लिख सकती कि सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस इज नॉट सफिशिएंट, ऐसे थोड़ी ना लिखते हैं। तब मुझे लिखना पड़ेगा ऑडिट एविडेंसेस आर नॉट सफिशिएंट,
तब मैं लिखूंगी सिर्फ ऑडिट एविडेंस और फिर नॉट सफिशिएंट। टर्म सही तरह से यूज करो। दो ही चीज होंगी, हम कौन, ऑडिटर। ऑडिटर अपनी क्या कर रहा है, ऑडिट वगैरह कर रहा है। ऑडिट करते वक्त इन भाई साहब को क्या समझ में आया, इन भाई साहब को समझ में आया कि मुझे क्या नहीं मिल रहा है, या तो सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिल रहे, इन भाई साहब को नहीं मिल रहा है, या फिर जो ऑडिट एविडेंस मिले वो सफिशिएंट नहीं है। अभी मैं क्या ओपिनियन है क्या नहीं ये नहीं समझा रही हूँ, सिर्फ केस बता रही हूँ कि ऑडिट करने जाओगे ये जो दो चीजें होंगी। अब जब तुमको ऑडिट एविडेंस मिले या नहीं मिले उसको भी अब हम छोड़ देते हैं, अब दूसरी बात पे आते हैं। तुम फिर से क्या सोचोगे, अब हमारे ऑडिटर का दिमाग चलेगा, अब हमारे ऑडिटर का क्या चलेगा, दिमाग चलेगा। अब उसने दिमाग चलाया, सोचा सोचा सोचा, बहुत कुछ सोच सोच के बोला, वॉट एवर इज द केस, केस कोई भी हो, चाहे ऑडिट एविडेंस मिले या फिर नहीं मिले, जो भी केस हो, अब उसको लगता है कि जो मिस स्टेटमेंट है वो मटेरियल है, या फिर उसको लगता है कि मिस स्टेटमेंट मटेरियल है? ये क्या लिखा मैम, या तो ऑडिटर को लगता है मिस स्टेटमेंट मटेरियल है, या तो ऑडिटर को लगता है मिस स्टेटमेंट मटेरियल है, या तो लगता है मटेरियल एंड परवेजिव है। एंड क्या है, परवेजिव है। या तो मेरे ऑडिटर को लगता है कि मेरा मिस स्टेटमेंट मटेरियल है बट परवेजिव नहीं है, या तो ऑडिटर को लगेगा कि मिस स्टेटमेंट मटेरियल भी है परवेजिव भी है। मैम व्हाट डू यू मीन बाय परवेजिव, मतलब सब्सटैंशियल, मतलब सब्सटैंशियली फैला हुआ है मिस स्टेटमेंट, मटेरियल मिस स्टेटमेंट ऑलमोस्ट बोल सकते हैं सब्सटेंशियली फैला पड़ा है आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। पर जब हम सिर्फ बोल रहे हैं मटेरियल तो दैट मीन्स कि सब जगह नहीं, किसी पर्टिकुलर एरिया में मिसस्टेटमेंट है। ये आपको वर्डिंग्स बड़े ध्यान देने होंगे, ये वर्डिंग से ही समझ में आएगा कि आप कौन सा ओपिनियन देने जा रहे हैं, आपका ओपिनियन किस टाइप का होगा, ये परवेजिव वाले चीजें हैं या सिर्फ मटेरियल है, ये डिसाइड करवाएंगे। तो आते हैं हम क्वालिफाइड ओपिनियन में। केस नंबर 1 बोलता है आपको ऑडिट एविडेंस तो ऑब्टेन हुए, लेकिन वो कंक्लूड कर रहे हैं कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट इंडिविजुअली या फिर इन एग्रीगेट, इंडिविजुअली या एग्रीगेट मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। तो आपको क्या मिल गया, यू हैव ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस। आपको क्या मिला, ऑडिट एविडेंस मिला। अभी तो हमारा वो सफिशिएंट नहीं है, वो वाली कहानी ही नहीं है, मिल गई भाई हमको ऑडिट एविडेंस। और ये ऑडिट एविडेंस क्या कंक्लूड कर रहे हैं कि मटेरियल मिस स्टेटमेंट इंडिविजुअली या फिर इन एग्रीगेट मटेरियल है, मटेरियल है, मिसस्टेटमेंट है जो मटेरियल है, बट परवेजिव नहीं है। क्रॉस करने का मतलब मटेरियल तो है परवेजिव नहीं है, तब आप क्वालिफाइड ओपिनियन दोगे, तब क्या दोगे, क्वालिफाइड ओपिनियन। अब केस नंबर 2, केस 2 बोलता है कि अगेन अब आपको ऑडिट एविडेंसेस ही नहीं मिले, लेकिन आपको ऐसा लगता है, यू आर प्रिडिक्टिंग दैट, आप लोग को लग रहा है एज एन ऑडिटर, ऑडिटर जजमेंट के अकॉर्डिंग क्या कि अनडिटेक्टेड मिस स्टेटमेंट, जो भी आपने डिटेक्ट भी नहीं किए, अनडिटेक्टेड जो मिस स्टेटमेंट है वो मटेरियल है प्लस परवेजिव नहीं है पर मटेरियल तो है, तब भी क्वालिफाइड ओपिनियन। इसका मतलब एविडेंस मिल गया, मिलने के बाद एविडेंस बोल रहे हैं मटेरियल है चीज, या फिर एविडेंस नहीं मिला तब भी आप बोल रहे हो मटेरियल हो सकता है। पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं, कोई पर्टिकुलर एरिया मटेरियल है, चाहे एविडेंस मिला हो या आपको एविडेंस नहीं मिला हो, तब आप क्वालिफाइड ओपिनियन देंगे। तो इजी वे में समझो, मुझे एविडेंस मिले, मुझे ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन हो या फिर मुझे ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन नहीं हो, लेकिन अगर मटेरियल है परवेजिव नहीं, मटेरियल है परवेजिव नहीं, तो जो डिटेक्ट हो गए वो उसके लिए, या फिर जो डिटेक्ट नहीं हुआ उसके लिए आई विल बी गिविंग अ क्वालिफाइड ओपिनियन, मैं क्वालिफाइड ओपिनियन देने वाली हूँ। लेकिन मैम अगर हमें सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिला, हमें सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिला और हम बोल रहे वो परवेजिव भी है,
मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स है, परवेजिव भी है। तो रुको ना, अगर आपको मिल गया ना सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, आप बोल रहे हो मटेरियल है, आप बोल रहे हो परवेजिव है, तो एडवर्स, जब दिख गया परवेजिव है तो एडवर्स रिपोर्ट दो। और मैम अब अगर हमें सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिला और हमें ऐसा लगता है कि जो अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स है मटेरियल एंड परवेजिव है, तो वही तो एसए 705 बोलता है कि केएमपी में मत लिखो। जब तुम्हें सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिला और तुम्हें लगता है कि अनडिटेक्टेड जो मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, अनडिटेक्टेड मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, वो मटेरियल होने के साथ परवेजिव भी है, तो डिस्क्लेमर दो कि ऑडिट मैटर में क्या लिखते हो। ऑलरेडी 705 स्पेसिफिक ऐसे बोल रहा है ना कि उसको अलग से लिखो। तो दिस आर द वे टू डिसाइड कि तुम्हारा ओपिनियन कैसा जाएगा। तो ओपिनियन क्या है? क्वालिफाइड। मैम क्वालिफाइड क्या था? मिले या नहीं मिले, मिले या नहीं मिले, बार बार बोलो, हमें ऑडिट एविडेंस मिले या फिर नहीं मिले, लेकिन सिर्फ मटेरियल है, कुछ चीजें मटेरियल है, मिसस्टेटमेंट मटेरियल है, परवेजिव नहीं है, हम क्वालिफाइड ओपिनियन देंगे। मैम हमें मिल गया एविडेंस और वो बताता है कि अनडिटेक्टेड चीज मटेरियल भी है और परवेजिव भी है, तो एडवर्स देंगे। और जब हमें इंफॉर्मेशन ही नहीं मिल रही और हमको ऐसा लग रहा है जो अनडिटेक्टेड मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स है वो परवेजिव भी है, मटेरियल भी है, तो अब हम एडवर्स नहीं, अब हम डिस्क्लेमर देंगे कि हम कुछ नहीं बोल सकते, डिस्क्लेमर। इसमें ऐसे केस में जहां आप रिपोर्ट को डिस्क्लेम कर रहे हो, तो एसए 701 ने भी बोला है कि ऑडिट मैटर पैराग्राफ यहां मत इंक्लूड करना, क्योंकि जब एविडेंस नहीं मिले तो तुम कैसे बताओगे कि सिग्निफिकेंट चीजें हम टीसीडब्ल्यूजी से जो डिसाइड की थी वो ये है। आया समझ में? फिर इसके बाद और डिस्क्लेमर कब होगा मैम? एक और केस है जब डिस्क्लेमर देते हो, सिर्फ ये नहीं है, रेयर केस है, रेयर केस है, ऑडिटर को एविडेंसेस मिल गए हैं, एविडेंस है, लेकिन आपस में ये जो एविडेंस है इनका ही क्या हो रहा है, आपस में तालमेल नहीं है, पोटेंशियल जो इंटरैक्शन इनका हो रहा है ना कि समझ नहीं आ रहा, एक एविडेंस कुछ बोलता है, दूसरा कुछ बोलता है, तीसरा कुछ बोलता है, आपस में ही उलझे हुए हैं ये सारे एविडेंसेस। तो हमारे पास है एविडेंस, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस है, बट मल्टीपल अनसर्टेनिटी है। क्या है? मल्टीपल अनसर्टेनिटी है। तो मल्टीपल अनसर्टेनिटी के केस में भी भाई सीधी बात डिस्क्लेमर दे दो, जब तुम समझ ही नहीं पा रहे तो क्या मतलब है। आर यू गेटिंग दिस थिंग? तो दिस इज व्हाट योर एसएस 705 सेज। अब लैंग्वेज लिखने का तरीका अलग होगा, बिल्कुल अलग होगा। तो बोलते हैं जब आप क्वालिफाइड ओपिनियन दे रहे हैं तो क्या लैंग्वेज लिखोगे? एमसीक्यू का पॉइंट है बॉस, ध्यान से लिखना। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट फॉर इफेक्ट ऑफ, एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट ऑफ मैटर डिस्क्राइब्ड, एक्सेप्ट फॉर द मैटर डिस्क्राइब्ड, इसको छोड़ के बाकी सारी चीजें ओके हैं। वही ये लाइन तुम्हारी आनी चाहिए, क्या? एक्सेप्ट, इसको छोड़ के। तो अगर आप रिपोर्ट कर रहे हो तो लैंग्वेज होनी चाहिए एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट ऑफ मैटर डिस्क्राइब्ड। कहां डिस्क्राइब किया मैटर हमने? मैटर डिस्क्राइब्ड इन बेसिस ऑफ, बेसिस ऑफ क्वालिफाइड ओपिनियन। ऐसे 700 देखोगे तो समझ में आएगा ये हर जगह नाम क्यों बदल रहा है, क्योंकि जैसा आपका ओपिनियन है उसका बेसिस वही तो बताओगे। एडवर्स है तो बेसिस ऑफ एडवर्स ओपिनियन बताओगे, क्वालिफाइड है तो बेसिस ऑफ क्वालिफाइड ओपिनियन का पैराग्राफ इंक्लूड करोगे। ठीक है मैम, एडवर्स ओपिनियन दिया क्योंकि हमको मिल गया सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस की मटेरियल परवेजिव है, हम एडवर्स ओपिनियन देते हैं। तो लिखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट प्रेजेंट। अगर फेयर प्रेजेंटेशन वाला क्या कर रहे हो, ऑडिट कर रहे हो, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट प्रेजेंट ट्रू एंड फेयर व्यू लिख के दो, नहीं है। और अगर मैम डिस्क्लेमर है तो, अरे तो डिस्क्लेमर में तो ओपिनियन ही नहीं दे रहे हो ना, तो यहाँ लिखो ऑडिटर डज नॉट गिव एनी ओपिनियन। क्यों नहीं दे पा रहे ओपिनियन? हमने तो स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग के अकॉर्डिंग सारी चीजें की, हमने तो क्या क्या ऑडिटर को लिखना होगा कि हमने तो स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग के अकॉर्डिंग, ऑडिटर सबसे पहले लिखेगा ऑडिटर डज नॉट गिव ओपिनियन, ऑडिटर हमारा ओपिनियन नहीं दे रहा है, क्यों वो बताएगा, मैंने तो स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग के अकॉर्डिंग कंडक्ट किया है सब कुछ।
ठीक है, आई वॉज इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट एंड एथिकल रिक्वायरमेंट जो भी थी वो भी कंप्लाई की है, लेकिन मैटर डिस्क्राइब करे हैं मैंने किसमें, मैटर डिस्क्राइब किए बेसिस ऑफ डिस्क्लेमर ओपिनियन में, मैटर जो डिस्क्राइब किए हैं, मैटर कहाँ डिस्क्राइब किए, बेसिस ऑफ डिस्क्लेमर ओपिनियन में, वहां मैंने मैटर बता दिए हैं जिसके रीजन से हमें सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस नहीं मिल पाए। तो ये चीजें आपको डिस्क्लेमर के वक्त देनी पड़ेगी। मैम डिस्क्लेमर देना है तो ये देना है कि ऑडिटर डज नॉट फॉर्म एन ओपिनियन, एडवर्स है तो डज नॉट प्रेजेंट ट्रू एंड फेयर व्यू, और अगर क्वालिफाइड है तो एक्सेप्ट वर्ड आना चाहिए कि एक्सेप्ट दिस बेसिस ऑफ क्वालिफाइड ओपिनियन, बाकी सारी चीजें सही हैं। मैम अगर ये कंप्लायंस चेक करने के लिए ऑडिट था, तो कंप्लायंस चेक करने के लिए ऑडिट था तो आप लिखेंगे यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग बने हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ, क्योंकि आपको ट्रू एंड फेयर व्यू थोड़ा ना बताना होता है। कंप्लायंस फ्रेमवर्क का जो ऑडिट होता है वहां आप सिर्फ कंप्लायंसेस चेक करते हो, तो कंप्लायंस फ्रेमवर्क में ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं बताया जाता है। लेकिन मैम अगर एडवर्स ओपिनियन दिया है तो कंप्लायंस फ्रेमवर्क के केस में ही बता रहे हैं, अगर कंप्लायंस फ्रेमवर्क के केस में ही आप यहाँ ओपिनियन दोगे तो यहाँ फिर लिखोगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉट प्रिपेयर्ड, financial statement not prepared in accordance with applicable financial reporting framework। तो ये लिखोगे financial statement not prepared in material respect, financial statement not prepared in, यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉपर लिख लेते हैं, financial statement not prepared in material respect, not prepared in material respect in accordance with financial reporting framework, नहीं बने। तो this is the way this essay should be written। अब मैम अगर सपोज करो sufficient appropriate audit evidence नहीं मिल रहा तो डिस्क्लेमर देने की जरूरत पड़ सकती है। सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि लिमिटेशन ना हमारे मैनेजमेंट नहीं लगा के रखी है। तो सबसे पहले एज एन ऑडिटर मैनेजमेंट को कहो लिमिटेशन हटाए, मैनेजमेंट अगर रिफ्यूज करता है तो चेक करेगा ऑडिटर की क्या उसे टीसीडब्ल्यूजी को कम्युनिकेट करना है, पता चला मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी एक ही है तो फिर कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट ही नहीं बचती। तो अगर सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस आपको नहीं मिल पा रहे हैं, रीजन क्या है, लिमिटेशन खुद मैनेजमेंट ने ही इम्पोज की है ये लिमिटेशन, तो सबसे पहले हमारे ऑडिटर भाई साहब मैनेजमेंट को कहेंगे कि प्लीज रिमूव करो। अगर मैनेजमेंट रिफ्यूज करता है कि नहीं रिमूव करेंगे तो चेक करो क्या टीसीडब्ल्यूजी को कम्युनिकेशन जाएगा। कि अगर सपोज करो टीसीडब्ल्यूजी मैनेजमेंट सेम नहीं है तो पूछो टीसीडब्ल्यूजी से, क्या पूछोगे कि क्या हम ऑल्टरनेट प्रोसीजर लगा लें, अगर वो भी हो पा रहा है तो चेक करो। क्या चेक करोगे, कहीं विड्रॉ करना अलाउड है, इस ऑडिट से हमारा ऑडिटर विड्रॉ कर सकता है, अगर विड्रॉ कर सकता है तो कर लो, अगर नहीं कर सकता विड्रॉ तो फिर दे दो फिर डिस्क्लेमर, फिर क्या दे दो, डिस्क्लेमर दे दो। गेटिंग दिस थिंग। इसके बाद जब आप यहाँ पे ओपिनियन दे रहे हो ना, डिस्क्लेमर दे रहे हो या फिर आप क्या दे रहे हो, आपका एडवर्स ओपिनियन दे रहे हो या क्वालिफाइड ओपिनियन दे रहे हो, तो आपका ऑडिटर जो भी ओपिनियन होगा ना उस ओपिनियन के साथ आपको पता है क्या देना है, डिस्क्रिप्शन तो देना है कि क्या हुआ था, क्यों हुआ था, किस रीजन से ये ओपिनियन आपका मॉडिफाई हुआ है, प्लस उसको क्वांटिफाई भी करो कि इसके इम्पैक्ट क्या क्या हो सकते हैं। तो क्वांटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल इफेक्ट भी देना पड़ेगा। क्वांटिफिकेशन ऑफ क्या देना पड़ेगा, फाइनेंशियल इफेक्ट देना पड़ेगा। मैम ये प्रैक्टिसेबल नहीं है, मतलब प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि हमारा ऑडिटर इसका फाइनेंशियल इफेक्ट बता पाए क्योंकि उसको एविडेंसेस तो पूरे मिले नहीं, अनडिटेक्टेड थी कुछ चीजें। तो अगर ऐसी कोई चीज है कि किसी भी ओपिनियन में जो आपने मॉडिफाइड ओपिनियन दिया है जहां पे ये पॉसिबल नहीं है कि फाइनेंशियल इफेक्ट दें, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, ये भी बताना पड़ेगा कि वाई अनेबल टू क्वांटिफाई, फिर वो रीजन बता दो कि भाई क्यों क्वांटिफाई क्यों नहीं कर पा रहे, इतना बता दो।
मैम मटेरियल मिसस्टेटमेंट जो है वो इसलिए है, नैरेटिव डिस्क्लोजर मिसिंग है, कुछ डिस्क्लोजर होने चाहिए थे, वो नैरेटिव डिस्क्लोजर नहीं है। तो ऑडिटर को क्या करना होगा, ऑडिटर को अगर नैरेटिव डिस्क्लोजर से चीजें रिलेटेड हैं तो बेसिस ऑफ ओपिनियन सेक्शन में बताना होगा उसको कि कौन से नैरेटिव डिस्क्लोजर्स मिसिंग है, कौन से नैरेटिव डिस्क्लोजर्स क्या है मिसिंग है, और उन्हें किस तरह से प्रेजेंट किया जाना चाहिए था। तो दिस इज व्हाट इज योर ऐसे 705। आपके ओपिनियन कौन से होंगे, मॉडिफाई अगर हैं तो मटेरियलिटी पर परवेजिव चेक करो। ऑडिट एविडेंस मिले या ऑडिट एविडेंस तुमको नहीं मिले, अगर तुम बोल रहे हो मटेरियल है चीजें तो क्वालिफाइड ओपिनियन, एविडेंस मिलने के बाद बोल रहे हो मटेरियल प्लस क्या है परवेजिव तो एडवर्स, और अगर एविडेंस नहीं मिल रहा और तुम्हें लगता है अनडिटेक्टेड मटेरियल पर परवेजिव है तो डिस्क्लोजर डिस्क्लेमर दो, या फिर ऑडिटर के पास अनसर्टेनिटी इतनी है ऑडिट एविडेंस होने के बाद भी अनसर्टेन है चीजें तो भी डिस्क्लेमर दो। डिस्क्लेमर में बताओ कि हमने ऐसे के अकॉर्डिंग काम किया है, इंडिपेंडेंट थे, सारी एथिकल रिक्वायरमेंट कंप्लाई की है, और फिर बेसिस ऑफ डिस्क्लेमर जो आपका पैराग्राफ है उसमें बताओ किन मैटर्स के कारण तुमको ऐसा हुआ कि अनेबल टू ऑब्टेन द सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। फिर इसके बाद लैंग्वेज कैसी होगी, हमने देखा लैंग्वेज होनी चाहिए क्वालिफाइड में एक्सेप्ट ऑल दिस, और अगर इसमें आप कंप्लायंस फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग चल रहे तो बता दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग है, क्योंकि यहाँ ट्रू फेयर व्यू नहीं बताना होता है। पर मैम एडवर्स दिया तो बता दो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट प्रेजेंट ट्रू फेयर व्यू, और कंप्लायंस में है तो बता दो कि मटेरियली एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग नहीं बने हैं। डिस्क्लेमर दे रहे हो तो कोई ओपिनियन नहीं दे रहा, और ये सारी चीजें आपको बतानी होती है। तो दिस कंप्लीट योर एसे 705। ओके, सो आई होप ये तुमको अच्छे से समझ में आ गया होगा। लॉजिक पकड़ो, चीजें समझ में आ जाएंगी, वर्ड्स को लेके पूरा ऐसे करोगे चीजें समझ में आ जाएगी। नाउ अगेन टेक अ ब्रेक ऑफ 5 to 7 minutes। हम इसमें ही 706 दैट इज इंडिपेंडेंट ऑडिटर का एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ भी करेंगे, जो बहुत सिंपल है, नेक्स्ट 10 मिनट्स में वो कंप्लीट हो जाएगा। सो होप आफ्टर द ब्रेक आपने थोड़ा बहुत देखा भी होगा शायद। हम लोग ने अभी तक 700 पिछले वीडियो में, दैट इज अ सेपरेट वीडियो, उसमें कवर किया, 701 कवर किया, 705 कवर किया। नाउ वी आर गोइंग टू कवर 706, अ वेरी वेरी छोटा सा इजी सा हमारा ऐसे है। अगेन ये ऐसे बोलता है, essay 706 that is about emphasis of matter paragraph. This is about emphasis of matter paragraph. अब ये emphasis of matter paragraph and other matter paragraph. अब ये एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ एंड अदर मैटर पैराग्राफ कहाँ पे है, अगेन इंडिपेंडेंट ऑडिटर के रिपोर्ट में है। अब कब मैम हम एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ इंक्लूड करेंगे, तो मैं यहाँ लिख रही हूँ EOM, ठीक है, एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ, एंड OM अदर मैटर, P भी लगा देते हैं यहाँ पे भी P, तो अदर मैटर पैराग्राफ एंड एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ। भाई हमारा जो ऑडिटर है, फिर इसकी दिमाग की बारी आ गई, भाई सोचो सोचो बोलते हैं, जो आपका ऑडिटर है ये रहे आपके यहाँ ऑडिटर, ये बैठे, ऑडिटर का फिर से क्या होगा, जजमेंट, जजमेंट वुड बी ऑफ ऑडिटर। क्या जजमेंट लेगा हमारा ऑडिटर, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई ऐसे मैटर हैं जो प्रेजेंट करके रखे हैं, कोई ऐसे मैटर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रेजेंट करके रखे हैं, ऑलरेडी प्रेजेंटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट और डिस्क्लोज्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या तो प्रेजेंट किए हैं या डिस्क्लोज किए हैं कहाँ पे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मैटर, ठीक है। और ऑडिटर चाहता है ये कुछ ऐसे मैटर्स हैं जिन
पे आपका ध्यान एज अ यूजर जाना चाहिए। तो इस केस में क्या करेगा वो, एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ इंक्लूड करेगा। मैम अभी भी तो वो की मैटर पैराग्राफ थे, वो थे जब आपने उसके रिस्पेक्ट में टीसीडब्ल्यूजी से कम्युनिकेशन किया है। मैटर वो थे जिसके लिए आपने क्या किया है, टीसीडब्ल्यूजी से कम्युनिकेट किया है। तो जिन मैटर्स के लिए आपने क्या किया था, कम्युनिकेशन किससे किया था, जिन मैटर्स के लिए आपने कम्युनिकेशन किया था किससे, आपके टीसीडब्ल्यूजी से, वो मैटर्स आते हैं की मैटर पैराग्राफ में, की ऑडिट मैटर में। ओके लेकिन जिन मैटर्स से आपने टीसीडब्ल्यूजी से कम्युनिकेशन नहीं किया, स्पेसिफिकली उन मैटर्स के लिए आपने कम्युनिकेशन नहीं किया, आप डिसाइड करोगे कि ये मैटर मुझे लिखना है एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ में, तब आप टीसीडब्ल्यूजी को बताओगे, वो अलग बात है। तो बोलते हैं कि ये मैटर्स वो हैं जो आपने, लगता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो डिस्क्लोज हुए ऐसे मैटर्स यार बता देना चाहिए। सपोज 2 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट हुआ इस बार कंपनी को, गेन हुआ कितने का, 2 करोड़ का। वो 2 करोड़ का गेन कंपनी को क्यों हुआ, सपोज करो लॉटरी लग गई, लॉटरी हमारी कंपनी में। तो यहाँ पे यूजर्स को पता चले कि ये जो रेवेन्यू 2 करोड़ इंक्रीज हुआ है ये ऑपरेटिंग इनकम से नहीं है, ये इनडायरेक्ट इनकम है। तो ऐसे मैटर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में या तो प्रेजेंट किए हैं या डिस्क्लोज किए हैं, जिसे हमारा ऑडिटर चाहता है कि यूजर्स को पता चल जाए, वो मैटर्स आप एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ में लेंगे। लेकिन ये मैटर वो मैटर नहीं होना चाहिए जिनके कारण आप मॉडिफाइड ओपिनियन दे रहे हो। तो यहां बोलता है ऑडिटर जिन मैटर्स के लिए मॉडिफाइड ओपिनियन देता है, भाई ऐसे 705 ने समझाया ना तुमको, उसके लिए अलग ऐसे है, उसको अलग से समझाओ। की मैटर पैराग्राफ, एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ, इन सब में इनको नहीं इंक्लूड करना। तो बोलता है ऑडिटर नॉट रिक्वायर्ड, इस केस में ऑडिटर नॉट रिक्वायर्ड टू मॉडिफाई, ये वो वाले मैटर नहीं है जिनके कारण ऑडिटर क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है ओपिनियन। तो ऑडिटर नॉट रिक्वायर्ड टू मॉडिफाई ओपिनियन ड्यू टू सच मैटर। ठीक है, नाउ ये मैटर सपोज करो मैम हमने टीसीडब्ल्यूजी से भी कम्युनिकेट किया था, तो वो आप KAM में लेके जाओगे की ऑडिट मैटर में। फिर आप यहाँ एम्फेसिस में मत लाओ इसको, मतलब जो मैटर्स आप ऑलरेडी की ऑडिट मैटर में ले जा चुके हो, तो नॉट दैट मैटर, वो मैटर यहाँ पे नहीं आएगा। और जिस मैटर के कारण मॉडिफिकेशन ऑफ द ओपिनियन हुआ है वो मैटर्स भी यहाँ पे नहीं आएंगे। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, तो मैम फिर ये अदर मैटर पैराग्राफ क्या है? अदर मैटर पैराग्राफ वो पैराग्राफ है जहां पे other than those matter presented disclosed in financial statement में डिस्क्लोजर नहीं है इनका, other than those matter presented public disclosed in financial statement। ऑडिटर को लगता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो ये मैटर नहीं दिए गए हैं, बट द मैटर आर रेलिवेंट टू अंडरस्टैंड, भाई किस चीज को समझने में जरूरी है ये मैटर्स आर रेलिवेंट टू अंडरस्टैंड द ऑडिट। भाई लोगों को लग रहा है हम पूरा इंटरनल कंट्रोल्स भी चेक करके बताएंगे, ये चीजें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखी है, पर ऑडिटर को लगता है कि लोगों को ठीक तरह से समझाना होगा, हमारा स्कोप इंटरनल कंट्रोल नहीं है। तो ऑडिट को समझाने के लिए, ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी समझाने के लिए, या फिर ऑडिट रिपोर्ट को समझाने के लिए, अगर उसे लगता है कोई मैटर है जिसपे हमें स्पेसिफिकली बताना चाहिए, तो वो मैटर्स फिर आप कहाँ लिखेंगे, वो मैटर लिखेंगे आप अदर मैटर पैराग्राफ के अंदर। फिर एक और चीज ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना है, ये मैटर्स ऐसे नहीं होने चाहिए जिसे लॉ या रेगुलेशन
जिसे लॉ एंड रेगुलेशन क्या करता है, प्रोहिबिट। तो अगर लॉ एंड रेगुलेशन प्रोहिबिट करता है, प्रोहिबिटेड बाय द लॉ एंड रेगुलेशन, वो मैटर नहीं, या फिर ऑलरेडी आपने इस मैटर को की ऑडिट मैटर में कवर कर लिया है, ऑलरेडी की ऑडिट मैटर कवर्स, तो भी नहीं। तो आर यू गेटिंग? ठीक है, तो यहाँ पे जब भी आप अदर मैटर पैराग्राफ लिखोगे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसका कोई डिस्क्लोजर नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसका कोई डिस्क्लोजर नहीं है। ऑडिटर को लगता है ऑडिट या ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी या ऑडिटर की रिपोर्ट को समझाने के लिए ये मैटर चाहिए, ये वाला पैराग्राफ चाहिए, तो वो इंक्लूड करता है। बट इट शुड नॉट बी प्रोहिबिटेड बाय द लॉ रेगुलेशन, या फिर ऑलरेडी की ऑडिट मैटर में कवर ना हो। देन एम्फेसिस ऑफ मेटा पैराग्राफ ऑलरेडी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रेजेंटेड या डिस्क्लोज्ड है, ऑडिटर वो वाली चीजों को एम्फेसाइज करना चाहता है, लेकिन ये वो मैटर नहीं है जिसके कारण मॉडिफिकेशन ऑफ ओपिनियन दिया है या फिर ऑलरेडी जिन्हें हम की ऑडिट मैटर में कवर कर चुके हैं। जब भी आप की ऑडिट मैटर यहाँ पे क्या लिखोगे, एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ लिखेंगे, तो एक चीज का ध्यान रखना, क्या आप क्लियर रेफरेंस देंगे, किस चीज का क्लियर रेफरेंस देना पड़ेगा, यहाँ पे क्लियर रेफरेंस देना पड़ेगा किस चीज का, इस मैटर का, जो मैटर आप एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ में लिख रहे हैं उसका क्लियर रेफरेंस दो कि ये मैटर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कहाँ मिलेगा, कहाँ पे आपको, वेयर इट वुड बी फाउंड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको ये चीज कहाँ मिलेगी, ये लिखना पड़ेगा। फिर अब आपने डिसाइड कर लिया ये है हमारे क्या, आपने क्या कर लिया, डिसाइड कर लिया कि ये है हमारे की मैटर पैराग्राफ, ठीक है, आपने डिसाइड कर लिया ये हमारे एम्फेसिस और ये हमारे अदर मैटर पैराग्राफ है, नॉट की मैटर पैराग्राफ। तो आप टीसीडब्ल्यूजी को बता दो कि हम सोच रहे हैं कि ये मैटर्स हम एम्फेसिस और अदर मैटर में लिख दें, और वर्डिंग्स क्या होंगी वो भी बतानी होगी। तो वर्डिंग्स क्या होंगी और क्या एक्सपेक्टेड आप लिखने वाले हैं अदर मैटर पैराग्राफ एंड एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ में, ये आपको लिखना पड़ेगा। एंड दिस कंप्लीट essay 706। होप हेल्पफुल रहा। 706 डन। अब आगे के 710 और हमारा 720 जो हमारा आगे आने वाला ऐसे है, नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो ये आपका ऑडिट रिपोर्ट से रिलेटेड सारी चीजें कंप्लीट हुई। आई वुड से जब आप 700, 701, 705 एंड 706 अच्छे से कर चुके हैं तो इसके साथ कारो कर लो, ठीक है, और फिर इसके साथ कंपनी ऑडिट भी कर लो। तो जो ऑडिटर का एक क्लस्टर वाला पोर्शन होता है ना, वो पूरा की पूरा आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो डू अलॉन्ग विद दिस, ये पूरा एक क्लस्टर आप कंप्लीट करो तो लिंकेज आपके लिए इजी बनेगी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज कमेंट, लाइक करने में थोड़ी सी कंजूसी भी मत करना। इट इज समथिंग दैट मोटिवेट्स अ टीचर, और तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। सो आई होप इट इज हेल्पफुल, और अच्छे से पढ़ो। क्यूमुलेटिव रिविजन इज द सक्सेस, इज द की टू सक्सेस, बस, ठीक है। बाय बाय।